समुद्र की गहराइयों में पानी के भारी दबाव के बीच बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ती हमारी नौसेना की एक पनडुब्बी और दूसरी तरफ घने कोहरे में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती एक ट्रेन जो किसी दूसरी ट्रेन से टकराने से बस मतलब कुछ 100 मीटर पहले अपने आप ब्रेक लगा लेती है। बिल्कुल अलग अलग परिदृश्य हैं दोनों। हाँ, बिल्कुल अलग, पर सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों ही नाजुक सिचुएशंस में एक चीज बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। एक ऐसी गुमनाम भारतीय कंपनी जो शोर शराबे से दूर देश के सबसे क्रिटिकल सिस्टम्स की धड़कन तैयार कर रही है। और उनका दिमाग भी। सही कहा। तो आज की इस विस्तार पूर्वक चर्चा का जो मिशन है हमारे पास, इस कंपनी का हालिया 2024-25 का डेटा है और साथ ही HDFC सिक्योरिटीज की 2017 की एक बहुत ही डिटेल रिसर्च रिपोर्ट है। हाँ, वो रिपोर्ट काफी इंसाइट्स देती है। सर, आज हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे 1977 में शुरू हुई एक बैटरी कंपनी आज भारत के डिफेंस और रेलवे सेक्टर की रीढ़ बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं HBL पावर सिस्टम्स की, जिसका नाम अब HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड हो गया है। यहाँ जो चीज मतलब जिसमें हमें सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए वो ये कि हम सिर्फ एक बिजनेस की बैलेंस शीट नहीं पढ़ रहे हैं आज। तो और क्या है ये? देखिए, दशकों से हम टीवी पर मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत जैसे भारी भरकम शब्द सुनते आ रहे हैं ना जी। लेकिन जमीन पर, ग्राउंड पर ये काम असल में कैसे होता है, HBL उसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। मतलब ये सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये कंपनी ना हवा में तीर नहीं चलाती। ये बहुत बारीकी से देखती है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ टेक्नोलॉजी की कमी है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए हम पूरी तरह से विदेश पर निर्भर हैं। अच्छा, और फिर उसे यहीं बनाते हैं? हाँ, फिर वो अपने इंजीनियर्स को उस चीज को देश में ही डिजाइन करने में लगा देती है। ये एक टिपिकल गैप फिलर अप्रोच है। ये गैप फिलर वाली बात ना मुझे बहुत दिलचस्प लग रही है। अगर मैं इसे ऐसे सोचूं जैसे कोई बिस्पोक टेलर होता है, एक खास दर्जी। हाँ, जो एकदम नाप लेकर कपड़े बनाता है। बिल्कुल, जो पहले आपका नाप लेता है, आपकी जरूरत समझता है और एकदम फिटिंग का सूट तैयार करता है। बस फर्क ये है कि HBL कपड़ों की जगह हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों का नाप लेती है। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। लेकिन मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल है। नवंबर 2024 में इन्होंने अपना नाम बदल लिया। HBL पावर सिस्टम से अब ये HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड हो गए हैं। जी। अब कॉर्पोरेट दुनिया में ना नाम बदलना अक्सर बस एक मार्केटिंग पैंतरा होता है, मतलब इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए। क्या वाकई जमीन पर कुछ बदला है या ये सिर्फ एक ब्रांडिंग एक्सरसाइज है? ये सवाल उठना लाजमी है, पर HBL के केस में ये सिर्फ एक नया बोर्ड लगाने वाली बात नहीं है। आप प्रमोटर्स का भरोसा देखिए। क्या आंकड़े हैं वहां? मार्च 2024 तक प्रमोटर्स के पास कंपनी की लगभग 59% हिस्सेदारी है। 59.11%। कोई भी प्रमोटर इतनी बड़ी हिस्सेदारी तब तक नहीं रखता जब तक उसे अपने लॉन्ग टर्म विजन पर पूरा भरोसा ना हो। हाँ, ये बात तो है। अपना पैसा कौन फंसा कर रखेगा बिना भरोसे के? बिल्कुल। और जहां तक नाम की बात है तो शुरुआत में इनका पूरा जो वजूद था ना, वो पावर यानी बैटरियों के आसपास था। पर आज ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बना रहे हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर और हेवी इंजीनियरिंग शामिल है। हाँ, तो पावर सिस्टम्स नाम अब इनके काम के दायरे के हिसाब से बहुत छोटा पड़ गया था। जैसे जैसे हम आगे रेलवे वाले प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे ना, ये एकदम साफ हो जाएगा कि इंजीनियरिंग शब्द क्यों जरूरी था। तो फिर चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं। वो प्रोडक्ट जिसने इन्हें पहली बार बाजार में खड़ा किया, मतलब इनकी स्पेशलाइज्ड बैटरियां, जो उनका बेस था। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि 2017 में इनकी कुल आमदनी का लगभग 83% हिस्सा सिर्फ बैटरियों से आता था। और ऐसा लगता है कि टेलीकॉम सेक्टर ने इन्हें एक बहुत बड़ा जंप दिया था। बिल्कुल दिया था। जब देश में मोबाइल टावर्स का बूम आया ना, तो उनको लगातार पावर चाहिए थी। वहां HBL ने अपनी VRLA बैटरियों के साथ मार्केट कैप्चर किया। ये VRLA मतलब वो जो वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी होती है? हाँ, वही। आसान भाषा में कहें तो ये वो बैटरियां हैं जिनमें बार बार पानी या तेजाब डालने का झंझट नहीं होता। मेंटेनेंस फ्री होती हैं ये। अच्छा, और टेलीकॉम टावर्स तो बहुत दूर दराज इलाकों में होता है। एग्जैक्टली। वहां रोज बैटरी चेक करना तो मुमकिन है नहीं। तो ये तकनीक उनके लिए वरदान थी। और इनका सर्विस नेटवर्क इतना तगड़ा था कि पैन इंडिया में कहीं भी गड़बड़ी हो, इनकी टीम 72 घंटे में पहुंच जाती थी। 72 घंटे, ये तो काफी इंप्रेसिव है। पर रिपोर्ट में एक और तकनीक का जिक्र है, प्योर लेड टिन यानी PLT बैटरी। हाँ, PLT एक बहुत ही क्रिटिकल तकनीक है। रिपोर्ट कहती है कि HBL भारत की इकलौती कंपनी थी जिसके पास ये तकनीक थी। ये
पीएलटी हमारी आम कार बैटरी या इन्वर्टर बैटरी से इतनी अलग क्यों है? देखिए, जो आम लेड एसिड बैटरियां हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, उनमें लेड यानी सीसे के साथ कुछ और धातुएं मिलाई जाती हैं, ताकि बैटरी को मजबूती मिले। हाँ, लेकिन उसी मिलावट की वजह से बैटरी जल्दी खराब भी होती है। पीएलटी तकनीक में 99% शुद्ध लेड का इस्तेमाल होता है। ओहो। और इसे बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शुद्ध लेड बहुत सॉफ्ट होता है। लेकिन अगर आप इसे बना ले गए तो जो बैटरी बनती है उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, वो बहुत तेजी से चार्ज होती है। तो मतलब ये बड़े डेटा सेंटर्स या इंडस्ट्रियल इंजन्स के लिए यूज होती होगी? बिल्कुल, जहां 1 सेकंड के लिए भी बिजली जाना करोड़ों का नुकसान करा सकता है। आप इनकी महारत ऐसे समझिए कि कमिंस जैसी जानी मानी इंजन डिजाइन कंपनी के साथ इनका व्हाइट लेबल एग्रीमेंट था। व्हाइट लेबल मतलब एचबीएल अपने कारखाने में प्रोडक्ट बनाएगी, पर बाजार में उस पे ठप्पा कमिंस का लगेगा। जी हाँ, मतलब एक ग्लोबल कंपनी एचबीएल की इंजीनियरिंग पर अपनी साख दांव पर लगा रही थी। ये तो सिर्फ जमीन की बात हुई। मुझे लगता है इनकी इंजीनियरिंग का असली जो इम्तिहान है वो हवा और पानी के भीतर होता है। हाँ, और यहीं से ये कहानी एक थ्रिलर बन जाती है। इन्होंने लियर 85 और ग्लोबल 7000 जैसे लग्जरी जेट्स के लिए ओईएम का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। पर जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया ना, वो हमारी नौसेना की पनडुब्बियों वाला हिस्सा था। किलो क्लास और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के लिए बैटरियां बनाना। ये कोई छोटी बात नहीं है। वही तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि सबमरीन की बैटरी बनाना मतलब ये किसी आम बैटरी से इतना अलग और इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? इसके लिए पनडुब्बी के काम करने का तरीका समझना होगा। जब पनडुब्बी पानी के ऊपर होती है तो वो डीजल इंजन चलाती है, जिससे बैटरी चार्ज होती है। हाँ, और फिर वो नीचे गोता लगाती है। और जब वो गोता लगाती है ना, तो उसे पूरी तरह से शांत रहना होता है, ताकि दुश्मन का राडार उसे पकड़ ना सके। अब पानी के नीचे डीजल इंजन नहीं चल सकता, क्योंकि उसे हवा चाहिए और वो शोर भी बहुत करेगा। बिल्कुल। उस वक्त पूरी पनडुब्बी, उसका रडार, हथियार और सबसे जरूरी क्रू की ऑक्सीजन, ये सब सिर्फ बैटरी पर चलता है। बाप रे। अगर वो बैटरी फेल हो गई या दबाव से कोई जहरीली गैस लीक हो गई तो पूरी पनडुब्बी पानी की कब्र बन सकती है। यहां गलती की गुंजाइश शून्य है, एकदम जीरो। शून्य गलती की गुंजाइश, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये दुनिया के सबसे हाई स्टेक्स वाले कामों में से एक है। लेकिन एक मिनट, अगर गलती की गुंजाइश नहीं है तो 2024-25 के डेटा में ये परेशान करने वाला आंकड़ा क्यों है? आप किस आंकड़े की बात कर रही हैं? कंपनी ने 2025 में 23.65 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल आइटम लॉस दर्ज किया है, और ये सीधे सीधे हाई परफॉर्मेंस टॉर्पीडो बैटरियां बनाने के अनरिकवरेबल कॉस्ट से जुड़ा है। 23 करोड़ का नुकसान। हाँ, 23 करोड़। क्या हम इसे एचबीएल का एक बड़ा फेलियर नहीं मानेंगे? देखिए, अगर आप इसे किसी लालाजी की दुकान की तरह देखेंगे तो हाँ, ये नुकसान लगेगा। अच्छा, तो डिफेंस की दुनिया में इसे क्या कहते हैं? डिफेंस रिसर्च में इसे ट्यूशन फीस कहते हैं। जब आप कोई ऐसी तकनीक बना रहे हैं जो भारत में पहले कभी बनी ही नहीं, पानी के भीतर इतने दबाव में काम करने वाली टॉर्पीडो बैटरी, तो वो पहली बार में परफेक्ट कैसे बनेगी? हाँ, ये बात तो लॉजिकल है। दुनिया की बड़ी डिफेंस कंपनियां जैसे लॉकहीड मार्टिन या बोइंग, वो अपने R&D में ऐसी करोड़ों अरबों दबाती हैं। ये नई तकनीक सीखने की कीमत है। मतलब ये 23 करोड़ ये नहीं दिखाते कि वो हार गए? बिल्कुल नहीं, ये दिखाता है कि कंपनी रिस्क लेने को तैयार है। वो सुरक्षित खेलकर इन्वर्टर की बैटरी से मुनाफा कमा सकते थे, पर उन्होंने कठिन रास्ता चुना। ये बात वाकई इंप्रेसिव है, पर एक बात मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही। बताइए। एक कंपनी जो हार्डवेयर डिजाइन कर रही है, लेड और टिन से खेल रही है, वो अचानक इंडियन रेलवे के लिए सॉफ्टवेयर और सिग्नलिंग का सिस्टम कैसे बनाने लगी? हम कवच की बात कर रहे हैं, जिसे पहले टीकैस कहा जाता था। हाँ, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। हाँ, बैटरी बनाना एकदम अलग साइंस है और ट्रेनों को टकराने से रोकना बिल्कुल अलग। ये इतनी बड़ी छलांग कैसे लगी? ये छलांग वाकई बहुत बड़ी थी। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई मैकेनिक जो कार का इंजन बनाता है, वो अचानक किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिजाइन करने लगे। हाँ, एग्जैक्टली। 2017 की रिपोर्ट बताती है कि एचबीएल ने इसकी शुरुआत की थी। और देखिए, ये कवच सिर्फ कोई लाल बत्ती या बजर नहीं है, ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो ये काम कैसे करता है जमीन पर? पटरियों पर RFID टैग्स होते हैं, ट्रेन के इंजन में सेंसर्स लगे होते हैं और स्टेशंस पर रेडियो टावर होते हैं। मतलब ये तीनों चीजें ये आपस में बात कर रही होती हैं? बिल्कुल, हर मिलीसेकंड। अच्छा। अगर ड्राइवर गलती से लाल सिग्नल पार कर ले या दो ट्रेनें एक ही पटरी पर आ जाएं, तो सिस्टम क्या करता है? सिस्टम तुरंत रफ्तार और दूरी का हिसाब लगाता है। और सबसे बड़ी बात, ये ड्राइवर का इंतजार नहीं करता,
ये खुद ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है। मतलब हार्डवेयर से सीधे सॉफ्टवेयर और रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग की दुनिया में। हाँ, और इसी वजह से इन्होंने ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी बनाया, जो स्टेशंस पर ट्रेनों के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सही कहा। जो नैरेटिव मुझे यहाँ दिख रहा है ना, वो बहुत ही गजब है। आप देखिए, बैटरी क्या करती है? वो सिर्फ ऊर्जा देती है, वो पैसिव है। हाँ, जहां लगाओगे वो बस पावर देगी। हाँ, लेकिन कवच क्या कर रहा है? वो डिसीजन ले रहा है, वो एक्टिवली ब्रेक लगा रहा है। मतलब एचबीएल ने इंफ्रास्ट्रक्चर की मांसपेशियों को ताकत देने से शुरुआत की और अब वो उसका दिमाग बना रहे हैं। बहुत ही सटीक बात कही आपने। ये पैसिव पावर सोर्स से एक्टिव कंट्रोलर बनने का सफर है, और यही उन्हें एक साधारण बैटरी कंपनी से इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाता है। उन्होंने अपने बैटरी बिजनेस को एक कैश काउ की तरह इस्तेमाल किया, मतलब जो लगातार पैसा देता रहे, और उस पैसे को रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फ्यूचर इंजन्स में इन्वेस्ट किया। अब चूंकि आपने पैसे की बात छेड़ी दी है, दिमाग बनाने और टॉर्पीडो की रिसर्च में अंधाधुंध पैसा लगता है। बिल्कुल लगता है। तो क्या इनका बैंक बैलेंस इस महत्वाकांक्षा का बोझ उठा पा रहा है? क्योंकि मेरे पास जो 2024-25 के आंकड़े हैं वो मुझे थोड़े कंफ्यूज कर रहे हैं। कंफ्यूजिंग क्यों लग रहे हैं आपको? देखिए, इनका स्टैंड अलोन रेवेन्यू 1946 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल ये 2209 करोड़ था, मतलब सीधे सीधे 12% की गिरावट। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट 267 करोड़ है और एबिडा 417 करोड़ है। और जो चीज सबसे हैरान कर रही है वो है इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, वो सिर्फ 0.04 है। हाँ, मतलब लगभग जीरो कर्ज। वही तो, रेवेन्यू गिर रहा है पर बैलेंस शीट इतनी मजबूत कैसे है? ये फाइनेंस का बहुत ही क्लासिक केस है। एबिडा का मतलब होता है वो मुनाफा जो टैक्स या ब्याज देने से पहले का होता है। 417 करोड़ का एबिडा बताता है कि इनका जो कोर बिजनेस है वो बहुत पैसा बना रहा है। और वो 12% गिरावट का क्या? याद है 2017 की रिपोर्ट में रिस्क सेक्शन में क्या था? कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव और ऑर्डर्स में देरी। बिल्कुल। इनका बड़ा बिजनेस डिफेंस और रेलवे से आता है। सरकारी ऑर्डर्स हर महीने तो आते नहीं। हाँ, वो तो टुकड़ों में आते होंगे। हाँ, जिन्हें हम लंपी ऑर्डर्स कहते हैं। कभी हजारों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, कभी महीनों सन्नाटा। तो रेवेन्यू ऊपर नीचे होना नॉर्मल है। पर क्योंकि कर्ज नहीं है तो कोई ईएमआई का टेंशन नहीं है। एग्जैक्टली। उन पर भारी ब्याज का कोई दबाव नहीं है। अगर ऑर्डर कम भी आए तो कंपनी दिवालिया नहीं होगी। और शायद यही आजादी उन्हें एक्सपोर्ट्स में आक्रामक होने दे रही है। आंकड़े बताते हैं कि इनका एक्सपोर्ट 291 करोड़ से बढ़कर 453 करोड़ हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि ये सिर्फ सरकार की मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे, बल्कि ग्लोबल मार्केट में दुनिया की बेहतरीन कंपनियों को टक्कर दे रहे हैं। हाँ, स्पेशली अपनी निकल कैडमियम बैटरियों के साथ। और बिना कर्ज के बोझ के ये अपना पैसा सीधा नेक्स्ट ऑर्बिट में झोंक सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्बिट मतलब ई मोबिलिटी और ईवी ड्राइव ट्रेन्स। हाँ, भारी इलेक्ट्रिक ट्रकों पर फोकस। फिर से वही बात, सिर्फ बैटरी नहीं, पूरा ड्राइव ट्रेन जो गाड़ी का पावर मैनेजमेंट दिखता है। और ये सब करते हुए इन्होंने सस्टेनेबिलिटी को भी नहीं छोड़ा। 163 एकड़ के इंडस्ट्रियल एरिया में 70% ग्रीन कवरेज है। 51,000 पेड़ लगाए हैं। और सीएसआर में भी काफी एक्टिव है। 157 आंगनवाड़ी सेंटर्स का सपोर्ट करते हैं। ये होलिस्टिक ग्रोथ है। बिल्कुल, पर ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये दिखाता है कि देश में तकनीकी आत्मनिर्भरता जमीन पर कैसे बनती है। जब ट्रेन सुरक्षित चलती है या ईवी ट्रक चलता है तो पीछे ऐसी ही कंपनियों का दिमाग होता है। तो इस चर्चा को समेटते हुए अगर हम उस पुराने विचार पर वापस जाएं, एचबीएल ने शुरुआत की लेड एसिड बैटरियों से, मशीन को जिंदा रखा जी, फिर कवच और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बनाया। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को मांसपेशियां वेने से लेकर अब वो उसका नर्वस सिस्टम बन रहे हैं, जो तय करता है कि मशीन कब चलेगी और कब रुकेगी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में आजादी का मतलब सिर्फ अपनी जमीन होना होगा, या उस पर चलने वाली हर मशीन का सॉफ्टवेयर और सेंसर भी अपने देश में बना होना चाहिए? ये बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। ऐसे ही किसी नए और सोच को चुनौती देने वाले विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।